हम अपनी माफी आपको वो कॉन्ट्रैक्ट देकर साबित करेंगे। ये रकम हमारे ट्रस्ट में बाद में पहुंचेगी, उसके पहले आपको वो कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा। जिस रक्षांदा को हम जानते हैं वो दरअसल जुल्म का एक दौर सहने के बाद जन्मी थी, और रक्षांदा अपनी पिछली जिंदगी में जब उसने ये सारे जुल्म सहे थे, एक बहुत ही नाजुक, बेसहारा और निहायती जज्बाती लड़की थी। वैसे करण साहब, आप भी वक्त पे अगर लेनिन और राजीव का जिक्र ना करते तो महन साहब बोतल में ना उतरते। मैं यहाँ रेनू और मेरे सुनो, तुम्हारा और रेनू की रिलेशनशिप क्या है मुझे इसके बारे में बिल्कुल नहीं सुनना है। कोई सफाई नहीं सुनना मुझे, ना मुझे दिलचस्पी और ना तुम्हें सुनाने की जरूरत है। तुम्हारे अलावा रक्षांदा की जिंदगी में कोई और भी है। आई नो, तुम्हारा मतलब? नहीं, मैं ऋषभ की बात नहीं कर रही। तो कौन है? रक्षांदा का पति। ये सच है करण। इतनी बड़ी सजा मत दो पूजा, झूठ है। तुम्हारे यकीन करने या ना करने से सच्चाई बदल तो नहीं जाएगी। मैं नहीं मानता, मैं हरगिज़ नहीं मानता। तुम्हारी जिंदगी में आने से पहले, मल्होत्रा इंडस्ट्री में आने से पहले, यूएसए में रक्षांदा किसी और से प्यार करती थी। प्यार के जुनून में उसने अपना घर छोड़ दिया और उस आदमी के साथ शादी कर दी। लेकिन शादी के बाद उसे पता चला कि वो दिमागी तौर पर बीमार है। उसे बहुत मारता था, पीटता था। उसकी जिंदगी एक खौफ बन गई। तो वो उस जिंदगी को छोड़कर बंबई आ गई। उस आदमी को उसने तलाक दिया कि नहीं? नहीं, अगर वो तलाक का जिक्र करती तो वो उसे मार डालता। उसने एक नए सिरे से अपनी जिंदगी बंबई में शुरू की। तुमसे मिली, मल्होत्रा खानदान में नौकरी की। वो बहुत खुश थी, लेकिन वो रिश्ता फिर से उसकी जिंदगी में आ गया। उसका पति वापस आ गया? उसका पति नहीं है, वो एक खौफ है। उसे पता चला कि रक्षांदा बंबई में है। वो उसके फोन कर करके उसे बहुत डरा रहा था। वो ब्लैंक कॉल उस आदमी के था? हाँ, रक्षांदा तुम्हें बताना चाहती थी, लेकिन तुम्हारे गुस्से से वो बहुत डर गई। जब मैंने ये बात ऋषभ से कही तो ऋषभ यहाँ पर आ गया उसका दुख बांटने के लिए। उस दिन जब तुमने रक्षांदा और ऋषभ को यहाँ देखा तो वो दोनों अपना दर्द बांट रहे थे, कोई पाप नहीं कर रहे थे। करण, रक्षांदा तुम्हें बहुत चाहती है, तुमसे बहुत प्यार करती है। और मैं उसका हमदर्द बनने की बजाय उसके दर्द को बढ़ाता रहा। तुम सच कहती हो पूजा? मैं सिर्फ अपने दुख के साथ खेलता रहता हूं। हर बार मैं सिर्फ अपने बारे में सोचता हूं। मेरा दुख एक जहर बन के नशे की तरह सवार हो गया है मेरे सर पे। और क्या तो रक्षांदा तकदीर लिखवा के आई है। जिस आदमी से उसकी शादी होती है वो दिमागी तौर पे पागल होता है, और जिससे वो प्यार करती है उसका भी दिमाग खराब है। I'm sick! I'm sick! मैं भी दिमागी तौर पे पागल हूं। मैं पागल हूं। I'm sick. I'm really sick.
हेलो। आज रात 12:30 और 12:45 के बीच में तुम्हारा कत्ल होने वाला है बुढ़े, तैयार रहो। चलिए, कोई तो हमारे चाहने वाले ऐसे हैं जिन्होंने इतनी रात को मुझे फोन किया, चाहे कत्ल के बहाने ही क्यों ना याद किया हो। क्या बात है ताऊ जी, आज तो आपने मर्दों वाले लहजे में बात की, वाह। अरे देविका तुम, अरे बहुत दिनों के बाद फोन किया। अब देखो, मैं नहीं पूछूंगा कि तुम कहाँ हो, लेकिन तुम कैसी हो, ठीक तो हो ना? बहुत बढ़िया हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं? सब अंडर कंट्रोल है। तुम आना चाहो तो आ सकती हो। नहीं ताऊ जी, मैं अभी नहीं आ सकती। देखो देविका, मुझे मालूम है तुम मुझसे नाराज हो, लेकिन मैंने तो तुम्हारी हिफाजत के लिए तुम्हें मुंबई से बाहर भेजा था। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो सबसे ज्यादा नुकसान तो मेरा होता ना। आपने बिल्कुल सही किया ताऊ जी, बल्कि मैं भी यहाँ आके काफी खुश हूँ। कर क्या रही हो आजकल? एक स्कूल में नौकरी कर रही हूँ, बॉयज हॉस्टल की वार्डन। स्कूल में नौकरी? अरे भाई, यहाँ आने का इरादा छोड़ दिया है क्या? और यहाँ जो मकसद अधूरे रह गए थे उन्हें पूरा करना है कि नहीं? ताजी, वो मकसद अगर नहीं होते अभी भी जिंदा तो मैं सांस नहीं ले पाती, बल्कि यहाँ भी रहकर मैं वो मकसद पूरे ही कर रही हूँ। वहां पर कैसे? मैं कुछ समझा नहीं। ताजी, मैं पंचगनी के एक स्कूल में नौकरी कर रही हूँ, समझे नहीं? नहीं तो? ताजी, मैंने सोनू यानी स्वेतलाना के बेटे के स्कूल में ये नौकरी हासिल की है, और सोनू और मेरी इतनी अच्छी दोस्ती है कि उसे देखकर स्वेतलाना के होशो हवास गुम हो गए। उसके तो हाथ पैर ही ठंडे पड़ गए थे। वाह वाह देविका, तुम अपने रास्ते निकाल ही लेती हो। अब बताइए ताऊ जी, आप क्या कर रहे हैं आजकल? देविका, मैं बहुत जल्द मल्होत्रा इंडस्ट्री का वाइस चेयरमैन बनने वाला हूँ, और साथ में शेयर होल्डर भी। रियली? हाँ, करण खुद आया था मेरे घर पर। उसे महेन को चेयरमैन की कुर्सी से उतारने के लिए मेरी मदद चाहिए। क्या बात है ताऊ जी, अगर मेरी जरूरत पड़े तो मुझे बता दीजिएगा, मैं फौरन आ जाऊंगी। हाँ हाँ देविका, मैं जानता हूँ मेरे बुलाने पर तुम जरूर आओगी। हाँ, फोन जरूर करती रहना, ओके? खिलानी साहब, आप यहां कैसे प्रकट हो गए, और वो भी इतनी रात को? अरे हाँ, जब आपके इरादे दिन में लायक नहीं रहते हैं तो फिर रात को मैं आपके इरादों पर शक करूं तो बड़े ताज्जुब की बात होगी। सुनील, मैं तुमसे, मेरा मतलब है आपसे कुछ बात करना चाहता हूं। अफसोस कि मुझे रत्ती भर खुशी नहीं हुई ये जानकर कि आप मुझसे बात करना चाहते हैं, क्योंकि मैं तो आपको बात करने के लायक समझता ही नहीं। खिलानी साहब, क्या बात है, आप सब लोग अचानक मेरे खिलाफ क्यों हो गए? आपके घर में आईना है, आप उस आईने के सामने जाकर खड़े हो जाइए और अपनी अक्स से यही सवाल कीजिएगा। ठीक है, जबकि आप सब लोगों को लगता है कि मुझसे कुछ भूल हुई है, तो यकीनन मुझसे कुछ भूल हुई। अगर आप मुझे सुधरने का मौका देंगे तो मैं अपने किए पर आपसे माफी मांग सकूं। खिलानी साहब, आप तो बड़े बुजुर्गवार हैं। आप तो जानते ही हैं कि जताकर या कहकर सुधरना क्या सुधरना होता है। आप अपने तरीके से सुधार कर लीजिए, माफी खुद ब खुद मिल जाएगी। मैं जानता हूं सुनील कि तुम लोगों का एतबार जताने के लिए मुझे काफी कुछ टाइम लगेगा, लेकिन मेरी तुमसे गुजारिश है कि बार काउंसिल में मेरे खिलाफ जो तुमने कंप्लेंट दर्ज की है उसे अगर वापस ले लो तो मुझ पे इतनी लंबी चौड़ी भूमिका बांधने के बाद आप अब असल मुद्दे पर आए, और आपने यह साबित भी कर दिया कि आपको यह आत्मबोध क्यों हुआ, और आप माफियों का सिलसिला लेकर सुनील वर्मा के घर क्यों आ गए। वाह। देखो सुनील, बार काउंसिल ने अगर मेरे खिलाफ कुछ भी एक्शन लिया तो मेरा करियर बर्बाद हो जाएगा। और खिलानी साहब, मैं सुनील वर्मा बार काउंसिल को आपके खिलाफ एक्शन लेने पर मजबूर कर दूंगा, क्योंकि आपका पूरा करियर जिसने वकालत के पेशे को बाजार बना दिया है उसका बर्बाद होना जरूरी है। आपने कानून को बहुत बदनाम किया है।
सुनील, मैं जरूर बदल जाऊंगा। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूं। पांव पड़ी, अब बेशक पांव पड़ी, लेकिन बार काउंसिल से बचाव का सिर्फ एक ही रास्ता है। आप नीतू का केस जीत कर दिखाइए। और खिल्लानी साहब, अगर नीतू केस हार गई तो मैं वादा करता हूं कि अपनी जिंदगी में जो कुछ भी कमाया धमाया है, जो कुछ भी, वो आप लुटा बैठेंगे। एंड दैट आई प्रॉमिस यू। हाय मॉम, क्या बात है, आप ऐसे क्यों बैठी है? कुछ नहीं, ऐसे ही। मम्मी, आपकी बेटियां बड़ी हो चुकी है। अगर आप ये सोचती है कि बस ऐसे ही कहकर उन्हें टाल देगी, तो वो टलने वाली नहीं है। अच्छा, मैं समझती कि तू बहुत समझदार हो गई है, लेकिन तेरे भी तो अपने प्रॉब्लम्स हैं। तू क्यों मेरे दिल में ताक झांक करके अपनी परेशानियां बढ़ा रही है? मम्मी, आपके और पापा के डिवोर्स के बाद आपने हमें एक चीज तो जरूर सिखाई है। आपने हमें कई बार ये महसूस करवाया कि इस घर के सुख दुख, खुशियां, परेशानियां, आंसू, मुस्कुराहटें हमें बराबर बराबर बांट लेने चाहिए, तो जीना थोड़ा सा आसान हो जाता है। अच्छा, इतनी मीठी मीठी बातें करके ये मत समझ कि तू मेरे दिल की बात उगलवा लेगी। लो मॉम, मैं उगलवाने की कोशिश तब करती जब मुझे आपकी परेशानी ना पता होती। चल बता, मैं क्या सोच रही थी? वो क्या है ना कि मैं आपके दिल में तांग झांक कर रही थी, तो मुझे वो दिख गया। वो दिख गया? कौन? राजीव कौली। आप उसी के बारे में सोच रही थी ना? रितु, मम्मी, आप कोई गुनाह नहीं कर रही, आपको नजरें झुकाने की कोई जरूरत नहीं। वैसे आज तो आप अपने जिंदगी के हर फैसले करने को आजाद है। और वैसे भी मम्मी, आपकी बेटियां इतनी बुरी नहीं कि आपकी खुशी उनसे बर्दाश्त ना हो। और जरा सोचिए, अगर जिंदगी इसी रफ्तार से चलती रही तो आगे क्या होगा? पहले मेरी शादी हो जाएगी, फिर आप नीतू की शादी कर दोगी, उसके बाद आप बहुत ज्यादा अकेली हो जाओगी। और जानती है, मेरे और खासकर नीतू के दिल का सबसे बड़ा खौफ यही है कि हम आपको अकेले छोड़कर नहीं जाना चाहते। और नीतू ने तो शायद अपने बचपन में यह भी तय कर लिया कि वो शादी करेगी ही नहीं। बाप रे, मेरी बेटियां सचमुच बड़ी हो गई। मैं खामखा बाहर जाके सखी सहेलियां ढूंढती रहती हूँ, तुम दोनों तो मेरे दोस्त बनने लायक हो। तो मम्मी, आप अपनी इस सखी सहेली की बात मान लीजिए। आपको राजीव कोहली अच्छा लगता है, तो उसके साथ बाकी जिंदगी गुजारने की बात पर गौर कीजिए। मिलाई प्रिंसिपल साहब को, मेरी तो तारीफ ही हुई होगी। अच्छा खासा बेवकूफ बना रखा है तुमने यहाँ सबको। सबको बेवकूफ बनाना कोई आसान काम नहीं होता स्वेतलाना, बल्कि तुमने मेरी तारीफ कर दी। तुम क्यों मेरे पीछे पड़ी हो? तुमने मेरा सब कुछ छीना, तुम्हारे पीछे नहीं पड़ूंगी तो और किसी पीछे पड़ूंगी। क्या छीना है मैंने तुम्हारा? Let me see, such a long time ago. केशव मल्होत्रा for one, मल्होत्रा इंडस्ट्रीज, मल्होत्रा फैमिली, खैर उनको तो जाने दो। तुम तो बेवकूफ हो स्वेतलाना, सब कुछ पाकर भी गवा बैठी। मैं तुम्हारी जगह होती ना तो अभी तक कब्जा किया होता। बिली को ख्वाब में छिछड़ी दिखते हैं। खैर, तुम्हें तो दिन में तारे दिखा दिए, है कि नहीं? सोनू को मेरे साथ देखकर तुम्हारे तो होश और हवास उड़ गए। तुमने मेरा बहुत कुछ छीना था स्वेतलाना, अब मैं तुमसे सोनू छीनूंगी। बेकार का भ्रम पाल रखा है तुमने। तुम क्या सोचती हो कि अगर मैं केशव की जिंदगी में ना आती तो तुमसे शादी कर लेता? बेशक। और आज जो तुम्हारा दर्जा है वो मेरा होता, नहीं उससे कहीं ज्यादा। किस दर्जे की बात कर रही हो तुम? ये जो आज मेरा है? मेरा हाल देखकर तुम्हें समझ में नहीं आता कि अगर तुम वो दर्जा पाती भी तुम्हारा क्या हो जाता? कम से कम सिल्वर एस्टेट को मैं गोल्डन एस्टेट बना देती, डायमंड स्टडेड। इन्हीं बेमतलब ख्यालों में खोकर तुम मेरे खिलाफ बेकार की साजिश रच रही हो। देखो स्वेतलाना, तुम्हारी वजह से जिंदगी में मेरा चैन गया। जब तक तुमसे इंतकाम नहीं लूंगी मुझे मेरा चैन वापस नहीं मिलेगा। तुम मेरे इस जज्बे की जिम्मेदार हो। इसी जज्बे की आग में तुम खुद खाक हो जाओगी। नो, अब तो मुझे नशा सा चढ़ गया है। और ये नशा उस दिन चढ़ा जिस दिन तुम्हारी और केशव की सो कॉल्ड शादी हुई थी।
अब तुम्हें खत्म करके ही ये नशा कम होगा थोड़ा सा। कम से कम सोनू की जिंदगी को तबाह मत करो। सोनू की नहीं, मैं तुम्हारी जिंदगी तबाह करना चाहती हूँ। सोनू को तो मैं इतना प्यार दूंगी और तुम्हारे खिलाफ उसके दिमाग में इतना कुछ भरूंगी कि जैसे वो बड़ा होता जाएगा तुम्हारे खिलाफ उसकी नफरत बढ़ती जाएगी। आई प्रॉमिस। करण, तुम हो? प्लीज चले जाओ यहाँ से। मैं जाने के लिए नहीं आया। तो फिर क्या हुज्जत करने आए हो? आई सेड गेट आउट फ्रॉम हियर। देखो करण, अब मुझ में बहस या झगड़ा करने की कोई ताकत नहीं। मैं कहती हूँ चले जाओ यहाँ से। मैं जानता हूँ मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया। जिंदा बख्श दिया, यही बहुत बड़ा एहसान किया करण। विल यू प्लीज गेट आउट? नहीं जाऊंगा। कहाँ जा रही हो? कहाँ जा रही हो तुम? करण, मुझे खुद नहीं पता कि मैं कहाँ जा रही हूँ, और अगर पता होता तो शायद तुम्हें कभी नहीं बताती। हाँ, एक चीज जरूर जानती हूँ कि मैं किसी बेनाम जगह जा रही हूँ, जहाँ से यहाँ वापस आने का कोई रास्ता नहीं है। करण, रक्षंदा प्लीज ऐसा मत करो। रक्षंदा, तुम चली गई तो मैं मर जाऊंगा। रक्षंदा प्लीज। अगर मैं यहाँ रहूंगी तो मैं मर जाऊंगी। करण प्लीज, प्लीज चले जाओ यहाँ से, प्लीज करण। रक्षंदा, तुम सजा दे रही हो अपने आप को, लेकिन मेरे गुनाहों की सजा दे रही हो। मेरे गुनाहों की सजा अपने आप को दे रही हो। तुम उस आदमी से दूर जाना चाहती हो जिससे तुम बेइंतहा प्यार करती हो। रक्षंदा, मैं तुम्हारे प्यार के लायक नहीं हूं। रक्षंदा, तुम मुझे उस लायक बनाओ, उस लायक बनाओ मुझे। रक्षंदा, मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। तुम जो कहोगी मैं करने को तैयार हूं। तुम जानती हो रक्षंदा, जितना प्यार मुझे आता है, जैसा भी प्यार मुझे आता है, मैंने सिर्फ तुमसे किया। रक्षंदा, मुझे तुम्हारे प्यार करने का तरीका नहीं आता है। रक्षंदा, तुम मुझे सिखा दो। जज्बातों की कमी नहीं है रक्षंदा, जज्बातों की कोई कमी नहीं है, सिर्फ जाहिर करने का सलीका नहीं आता है। रक्षंदा, तुम अगर चली गई तो प्यार की एक गुंजाइश भी हमेशा के लिए मिट जाएगी। प्लीज करण, ऐसी बातें मत करो। जमीन की किसी भी शय का मोहताज होना मुझे मंजूर नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारे मोहताज हो गया हूं। रक्षंदा, मुझे तुम्हारी जरूरत है, ऐसी जरूरत जैसे जिंदगी को सांस की जरूरत होती है, वरना मेरा दिल अनबहे आंसुओं के समुद्र में कब तक जी पाएगा, दम तोड़ देगा। रक्षंदा, और एक वही तो चीज है मेरे वजूद में जिसने मेरी इंसानियत को कायम रखा है। रक्षंदा, वो मर गया तो मैं जानवर बन जाऊंगा। रक्षंदा, मैं जानता हूं मैंने तुम्हारे साथ बुरा सलूक किया, बहुत बुरा सलूक किया। रक्षंदा, लेकिन मुझे छोड़ के मत जाओ प्लीज। मेरा ये हाल मत करो। रक्षंदा, तुम छोड़ के चले गए तो ये साबित हो जाएगा कि मैं उतना ही बुरा आदमी हूं जैसे तुम्हारा वो पति है। पूजा ने सब बता दिया। रक्षंदा, पूजा ने सब कुछ बता दिया मुझे। रक्षंदा, मुझे शर्म आती है मुझे अपने आप पे और अपने इस प्यार पे। तुम्हारा सहारा बनने की बजाय तुम्हें बेसहारा छोड़ के चला गया। इल्जाम पे इल्जाम लगाता रहा। तुम्हारे और ऋषभ के रिश्ते पे मैंने शक किया। तुम्हारा आसरा बनने की बजाय फासले बढ़ाता गया। तुम पास आने को छटपटाती रही और मैं तुम्हें दूर धकेलता गया। रक्षंदा, आज सारे फासले मिटा के आज मैं तुम्हारे पास आ गया हूं। रक्षंदा, मैं वापस लौट आया हूं। रक्षंदा, मुझे अपना मजबूत सहारा बना लो। रक्षंदा, प्लीज प्लीज।